हेलो एवरीवन, आज हम इंटरनेशनल रिलेशंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आने वाले समय में एनटीए पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस में पूछ सकता है। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करिए और आपने जो भी स्कोर गेट किया कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, विच नेशन और यूनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लूरलिस्टिक सिक्योरिटी कम्युनिटी। हिंदी में है, बहुलवादी सुरक्षित समुदाय का उदाहरण कौन सा राष्ट्र या संघ है। ए यूएसए, बी रशिया, सी यूरोपियन यूनियन है, यूरोपियन संघ, या फिर डी भारत। वीडियो को पॉज किया करिए और अपने आंसर्स आप लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट किए हैं। आप बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए, बी, सी, डी, 4 ऑप्शंस आपको अवेलेबल है। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यूरोपियन संघ। ये बहुलवादी सुरक्षा समुदाय का उदाहरण है। इसकी बात कहाँ से निकल के आती है सुरक्षा समुदाय की। देखिए, कार्ल ड्यूच, इन्होंने सुरक्षा समुदाय के 2 टाइप्स बताए थे। एक है समुच्चयी सुरक्षा समुदाय, जिसमें कि अमेरिका आता है, और दूसरा है बहुलवादी सुरक्षा समुदाय, जिसमें यूरोपियन यूनियन आता है। अब क्यों वो समुचित सुरक्षा समुदाय है अमेरिका? क्योंकि वहां पर संघीय सरकार का निर्माण किया गया है, जबकि यूरोपियन यूनियन में एक केंद्रीय राजनीतिक सत्ता का अभाव है। इसी वजह से यूरोपियन यूनियन बहुलवादी सुरक्षा समुदाय में आता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, हु फर्स्ट propounded डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी को पहली बार किसने प्रतिपादित किया। ए हीगल ने, बी कांट, सी ग्रीन, या डी रॉबर्ट कोहेन। अब आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अब इसको प्रपाउंड किसने किया, आपसे यहां पर ये पूछ रहा है, इंस्टेड ऑफ कि ये थ्योरी है क्या। ये आपसे नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि इसको प्रपाउंड किसने किया था। मतलब कि थ्योरी की बिगिनिंग जहां से होती है, सबसे पहले थ्योरी दी किसने, उसके बाद उस थ्योरी में है क्या, ये जानना आपके लिए जरूरी होता है। अभी यहाँ पर फर्स्ट स्टेप है, सिर्फ प्रपाउंडर का नाम पूछा गया है। हीगल, कांट, ग्रीन और रॉबर्ट कोहेन में से कौन है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कांट डेमोक्रेटिक पीस थ्योरी के प्रपाउंडर हैं। ये थ्योरी है क्या, ये अब आपका अगला स्टेप होना चाहिए। देखिए, इस थ्योरी में कहा गया है कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, ये किसी अन्य पॉलिटिकल सिस्टम की तुलना में ज़्यादा शांतिपूर्ण होता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में पीसफुलनेस ज़्यादा होती है, किसी और राजनीतिक व्यवस्थाओं से ज़्यादा। एक कंपेयर करता है ये, और कहता है कि जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं उनके बीच में वॉर नहीं होती, कोई युद्ध नहीं होता, और डेमोक्रेटिक स्टेट्स की इंक्रीमेंट के कारण ही, जैसे कि अब डेमोक्रेसी हर राज्य अपना रहा है, तो जब लोकतंत्र लोग अपना रहे हैं, राज्य अपना रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा कि एक से दूसरे राष्ट्र के बीच में जो उनके संबंध रहेंगे वो बहुत ही शांतिपूर्ण होंगे। इन अ शॉर्ट, ये थ्योरी ये कहती है कि लोकतंत्र हमेशा शांति को बढ़ावा देता है। अब ऐसा क्यों है कि लोकतंत्र ही शांति प्रमोट करता है, कोई और व्यवस्था क्यों नहीं करती? क्योंकि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि आम नागरिक का नियंत्रण होता है, जो वॉर को प्रेफर नहीं करता। इसी वजह से लोकतंत्र, जहां पर लोकतांत्रिक शासन होता है, वहां पर पीस मेंटेन रहती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू whom there cannot be a powerful military system in the absence of a powerful economy। किसके अनुसार शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के अभाव में शक्तिशाली सैन्य व्यवस्था नहीं हो सकती। ए कौटिल्य, बी अमर्त्य सेन,
सी जोसेफ नाई, डी विंस्टन चर्चिल। अब यहाँ पर पावरफुल इकोनॉमी होनी ज़रूरी है, अगर वो नहीं रहेगी तो इस स्टेटमेंट कह रहा है कि तब किसी भी नेशन की मिलिट्री पावरफुल नहीं रहेगी। डायरेक्टली इसने इकोनॉमी और मिलिट्री को कनेक्ट कर दिया है। अब बताइए कि ये किसका स्टेटमेंट है, आपको यहाँ पर ये बताना है। कौटिल्य का है या फिर सेन का या जोसेफ नाई या फिर चर्चिल का। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कौटिल्य। एज ऑलवेज ये हमेशा अर्थव्यवस्था पर इन्होंने काफ़ी जोर दिया और इनकी पूरी बुक अर्थशास्त्र जो एक तरह से इकोनॉमिक पॉलिसी को ही समझाती है कि एक राष्ट्र के अंदर कैसी होनी चाहिए, तो इन्हीं ने ही ये स्टेटमेंट दी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, अकॉर्डिंग टू विच ह्यूमन नेचर इज गुड। किसके अनुसार मानव स्वभाव अच्छा होता है? ए आइडियलिस्ट, बी सोशलिज्म, सी रियलिज्म, डी नियो रियलिज्म। आदर्शवाद है ए आपका, बी है समाजवाद, सी है यथार्थवाद या डी नौ यथार्थवाद। किसका मानना है कि जो मानव का स्वभाव होता है वह अच्छा होता है? 4 तरह के अप्रोचेस आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसमें सही क्या है, किसके अकॉर्डिंग ये बात सही है। ए बी सी डी में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन ए, आइडियलिस्ट यानी आदर्शवादी जो लोग हैं वह मानते हैं कि जो मानव का स्वभाव है वह अच्छा होता है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को मोरल फुल मानते थे कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वह नैतिकता से प्रेरित होती है और जब ह्यूमंस का बिहेवियर ही अच्छा होगा तो इससे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कॉपरेशन बढ़ेगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि अगर मानव का स्वभाव अच्छा है तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कॉपरेशन बहुत ज़्यादा रहेगा और इनका मानना ही था कि मानव का स्वभाव अच्छा होता है। यही कारण इन्होंने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो कॉपरेशन है उसके लिए दिए हैं। आदर्शवाद का ये विचार है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, हु रोट द बुक टाइटल्ड सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। सॉफ्ट पावर द मीन्स टू सक्सेस इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स नामक किताब की रचना किसने की? ए रॉबर्ट कोहेन ने, बी जोसेफ नाई ने, सी मॉर्गन थेयू या डी कांट। अब आप बताइए कि इस बुक को किसने लिखा है। बुक का नाम दिया गया है, ऑथर और बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर वो आईआर हो या थ्योरी पार्ट हो या फिर थॉट्स का यूनिट हो, तो सब में से ऑथर और बुक तो आते ही आते हैं। प्रीवियस ईयर्स में तो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑथर और बुक पूछी जाती है। अभी थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है तो इंडियन थिंकर्स और वेस्टर्न थिंकर्स की भी बुक पूछ ली जाती है और अच्छे खासे मार्क्स भी उसके आपको मिल जाएंगे अगर आप उसका आंसर करेक्ट करेंगे तो। पर एग्जाम ट्रेंड का कोई विश्वास तो होता नहीं, कब वो आईआर से पूछ लेंगे कब थियरी से पूछ लेंगे। इसलिए आप ऑथर और बुक किसी भी यूनिट का हो अच्छे से लर्न करिए, जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो पूछी जा चुकी हैं या फिर जो इम्पॉर्टेंट हैं उन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब ये बुक किसकी है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जोसेफ ने की ये बुक है। ये अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट है और रॉबर्ट कोहेन के साथ ये को फाउंडर भी हैं इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी ऑफ नियो लिबरलिज्म के। और जो सॉफ्ट पावर शब्द है इसे क्वाइन भी जोसेफ ने ही किया था। इनके अकॉर्डिंग जो पावर है वो एक एबिलिटी होती है इन्फ्लुएंस करने की दूसरे के बिहेवियर को, जिससे कि वो अपना पर्सनल जो उसका काम है वह दूसरे से निकलवा सके। ये शक्ति को यही मानते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अकॉर्डिंग टू whom the nature of politics whether domestic or international is the same। किसके अनुसार राजनीति का स्वरूप चाहे घरेलू हो या अंतर्राष्ट्रीय एक समान होता है? ए रॉबर्ट टकर के अनुसार या फिर नेथ वॉल्ज या मॉर्गन थेयू है या हॉफमैन है।
देखिए, क्वेश्चंस इंग्लिश और हिंदी में इसीलिए दे जाते हैं जिससे कि आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी कभार होता है कि हमें इंग्लिश नहीं समझ में आती है, हम उसको ट्रांसलेट करके हिंदी देख लेते हैं, तुरंत एट द मोमेंट आप किसी भी क्वेश्चन को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वैसे ही अगर आपको हिंदी में कोई वर्ड नहीं समझ में आ रहा है तो हो सकता है कि उसकी इंग्लिश बहुत सिंपल हो, तो अगर आप उसे कन्वर्ट करके देखेंगे तो शायद आपको वो क्वेश्चन का आंसर आ जाए। इसलिए दोनों ही लैंग्वेजेस में क्वेश्चंस मेंशन रहते हैं और ये बहुत अच्छे से आपके लिए ही है और ये बेनिफिशियल भी रहता है एग्जाम में। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। किसका मानना है कि राजनीति का स्वरूप चाहे जो है, घरेलू हो या फिर अंतर्राष्ट्रीय हो, वो एक समान ही होता है। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, मॉर्गन थ्यू। इन्होंने ही कहा है। क्यों कहा ये कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एक ही समान है? क्योंकि मॉर्गन थ्यू, आपको पता होगा कि ये नहीं मानते थे कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है वह मोरालिटी से चलती है। ये कहते थे कि नैतिकता कोई चीज नहीं है और इससे हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं चला सकते, बल्कि विवेक से चलाई जाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। अब यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल की जो इन्होंने बात की कि ये एक ही बात है। क्योंकि इन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स का एक ही एम है, फिर चाहे वो डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल, कि शक्ति के लिए संघर्ष तो चलता रहता है। बस डिफरेंस इसमें इतना आता है कि जो डोमेस्टिक एरिया है वहाँ पर स्टेट सॉवरेन होते हैं तो वो कंट्रोल कर लेते हैं जो वहाँ पे संघर्ष होता है, लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई सेंट्रल अथॉरिटी ना होने के कारण जो कन्फ्लिक्ट होती है वह कंट्रोल नहीं कर पाई जाती। करेक्ट, आपको इसका आंसर मिल गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ फंक्शनलिज्म थ्योरी? प्रकार्यवाद सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ए मार्क्स, बी लेनिन, डी मार्टिन बाइट, सी डेविड मित्रानी। अब आप बताइए, फंक्शनलिज्म थ्योरी इंपॉर्टेंट है, आपके सिलेबस में है और बहुत ब्रीफ में ही अगर क्वेश्चन आएगा तो बहुत बड़ा और बहुत अंदर से नहीं आएगा। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं या स्टेटमेंट रीजन में भी आ सकता है, तो बहुत आसानी क्वेश्चन इस टॉपिक पर आएगा। अब बताइए कि इस थ्योरी के ओरिजिनेटर कौन है? 4 नाम आपको मेंशन है, बताइए कि आंसर क्या होगा। देखिए, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, डेविड मित्रानी फंक्शनलिज्म थ्योरी के ओरिजिनेटर हैं। इनकी एक इंपॉर्टेंट बुक है, वो भी आपके एग्जाम में आ सकती है, जिसका नाम है अ वर्किंग पीस सिस्टम। ये थ्योरी है क्या? देखिए, ये थ्योरी बिलीव करती है कि जो टेक्नोलॉजी है, साइंटिफिक एरियाज है, अगर हम इनमें कॉपरेशन बढ़ाएंगे राज्यों के बीच में तो उससे एक अच्छा रिलेशन बन सकता है। क्योंकि जो स्टेट्स हैं वो पॉलिटिकल कॉपरेशन ज़्यादा नहीं करते, क्योंकि एक दूसरे राज्य को विश्वास नहीं होता, उनको परस्पर विश्वास नहीं होता एक दूसरे के ऊपर। इसी वजह से अगर हम टेक्नोलॉजी या साइंटिफिक एरियाज में कॉपरेशन को बढ़ाएंगे तब एक से दूसरे देश के बीच में अच्छे रिलेशन हो सकते हैं, ये थ्योरी कहती है। और इसके ओरिजिनेटर कौन है? डेविड मित्रानी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, अब आपको बुक्स दी हुई हैं। अरेंज दिस बुक्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज पर देयर पब्लिशिंग ईयर्स। जिस अकॉर्डिंग ये बुक प्रकाशित हुई हैं, आपको ईयर वाइज लगाना है कि सबसे पहले कौन सी बुक हुई है, उसके बाद कौन सी बुक हुई है। अब यहाँ पर ऑथर और बुक वाला कोई बात नहीं है, आपसे यहाँ पर ऑथर नहीं पूछ रहा है, सिर्फ आपको ईयर वाइज इन्हें लगा देना है। थोड़ा सा टफ भी हो सकता है, क्योंकि अगर ऑथर पूछा गया तो लिटिल बिट ईजी हो जाता, पर अगर ईयर पूछा जाता है तब थोड़ा सा मुश्किल होती है। अमेरिकन पावर एंड न्यू मैंडारिन्स है, मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट है, द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया, हिगेमनी और सर्वाइवल, अमेरिकाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल डोमिनेंस, और लास्ट है द न्यू सोसाइटी। अब बताइए, इनका ईयर अगर आपको पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर सकते हैं, तभी आप अरेंज कर पाएंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऑप्शन देख लीजिए। अगर किसी को भी आ रहा है इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत अच्छी बात है, आप अपना आंसर लगाइए कि क्या करेक्ट होगा। जिसको नहीं आता वो भी सारे क्वेश्चन ज़रूर लगाया करें, इससे ही आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी
और क्या पता एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आप सारे क्वेश्चन जरूर लगाया करिए। देखिए सबसे पहले हम पहली बुक देखते हैं, अमेरिकन पावर एंड न्यू मैंडारिन्स। ये बुक कब पब्लिश हुई? 1969 में। अब देखिए जो ये तीनों बुक यहाँ से यहाँ तक मेंशन है, ये तीनों ही बुक एक ही ऑथर की हैं, नोआम चॉम्स्की की। मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट इन्होंने मिलकर लिखी है एडवर्ड हरमन के साथ, बाकी ये दोनों बुक इन्होंने इंडिविजुअल लिखी है। अब 1969 इसका हो गया। दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट द पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ मास मीडिया, ये पब्लिश हुई है 1988 में। फिर है हिगोमनी और सर्वाइवल अमेरिकाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल डोमिनेंस, ये 2003 में पब्लिश हुई है। और लास्ट है द न्यू सोसाइटी, ये E.H. कार की बुक है 1951 इसका ईयर है। अब इन्हें ईयर वाइज लगा दीजिए। सबसे पहले E.H. कार की बुक आएगी, द न्यू सोसाइटी, यानी डी ऑप्शन सबसे पहले होगा। उसके बाद आएगा अमेरिकन पावर एंड न्यू मैंडारिन्स 1969, यानी DA, और उसके बाद आएगी मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट DAB, और लास्ट में आएगी हिगेमनी और सर्वाइवल अमेरिकाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल डोमिनेंस 2003 की। इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो ये नोआम चॉम्स्की हैं, जिनकी ये बुक है तीनों, ये अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के बहुत बड़े क्रिटिसाइजर थे, बहुत बड़े आलोचक थे, और इनकी बुक्स का नाम ही देख करके आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि इन्होंने अमेरिका के ही बारे में ज़्यादा बुक्स लिखी हैं। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एग्जामिन्स होम अंडर द NPT। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA NPT के अंतर्गत किसकी जांच करता है? ए, न्यूक्लियर पावर स्टेट की, परमाणु शक्ति संपन्न राज्य की, या बी, नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स की, गैर परमाणु संपन्न राज्य की, या सी, वॉर स्टेट्स, युद्ध में शामिल राज्यों की, या डी, कन्फ्लिक्ट स्टेट्स, संघर्ष में शामिल राज्यों की। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। IAEA किसको एग्जामिन करता है NPT के अंतर्गत? इसका सही आंसर क्या होगा? NPT न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, नॉन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। और देखिए ये इफेक्टिव कब हुई थी? 1970 से। अब इस क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए कि क्या होगा। ABCD में से करेक्ट आंसर क्या होगा? बताइए कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के अंतर्गत किसकी जांच करता है IAEA? परमाणु अप्रसार संधि। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गैर परमाणु संपन्न राज्य की जांच करता है IAEA। NPT में 2 टाइप ऑफ स्टेट्स हैं, सबको पता होगा। एक है जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और एक है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। तो IAEA उनकी जांच नहीं करता जो परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है, बल्कि गैर परमाणु संपन्न राज्य पर कड़ी निगरानी रखता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10th क्वेश्चन है, व्हेन डिड द INF एग्रीमेंट टेक्स प्लेस? INF समझौता कब हुआ? INF से क्या मीनिंग है इसकी मीनिंग है इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, मध्यमकारी परमाणु शक्ति समझौता। ये कब हुआ आपको ये बताना है, 1986 में या 1984 में या 1987 में या 1989 में। INF इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स, मध्यमकारी परमाणु शक्ति समझौता कब हुआ था, किस साल आपसे बताना है आपको। ABCD में से करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1987 में INF एग्रीमेंट हुआ था। किसके बीच में हुआ था ये एग्रीमेंट? ये हुआ था अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में। किस लिए? न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल से रिलेटेड ये पूरा समझौता अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच हुआ था।
देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 11th क्वेश्चन है, विच चैप्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस टॉक्स अबाउट क्रिएटिंग कलेक्टिव सिक्योरिटी। संयुक्त राष्ट्र के किस अध्याय में सामूहिक सुरक्षा निर्मित करने की बात की गई है? चार्टर 13 है, चार्टर 7 या फिर चार्टर 14 या चार्टर 20? किस अध्याय में यूएन ने कलेक्टिव सिक्योरिटी क्रिएट करने की बात की है? 4 चार्टर्स दिए हैं, बताइए कि करेक्ट आंसर क्या होगा। 13 है या 7 या 14 या 20? एग्जैक्टली अगर आपको चार्टर पता होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर सकते हैं। अब क्योंकि यूएन आपके सिलेबस में है तो एज ऑलवेज मैं कहती हूँ कि आपके लिए फिर वो पूरा का टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट बन जाता है। कहाँ से किस लाइन से क्वेश्चन आएगा कोई क्लियर आइडिया किसी को नहीं रहता। इसलिए अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं आप तो उसे अच्छे से पढ़ा करिए पूरी डिटेल के साथ। तो अगर आपने यूएन को अच्छे से पढ़ा होगा तब आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। देखिए सर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। चार्टर 7 अध्याय 7 में संयुक्त राष्ट्र के यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसको ये पावर देता है पीस मेंटेन करने के लिए, शांति बनाए रखने के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 12th क्वेश्चन है, द ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय। ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी किसके द्वारा दी जाती है? IMF, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक या अफ्रीकन यूनियन? IMF, यूनिसेफ, विश्व बैंक है और अफ्रीकी संघ है। अब बताइए किसके द्वारा ये ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी दी जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? A, B, C, D में से देखिए सर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व बैंक के द्वारा ये दिया जाता है। ये कब एस्टैब्लिश हुई थी? ये 1991 में एक फंड की तरह आप ले सकते हैं इसको, एक ट्रस्ट फंड की तरह ये बनाया गया जिसमें कि ग्लोबल एनवायरनमेंट बेनिफिट्स के लिए एक फंडिंग की जाएगी कि एनवायरनमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट को कैसे प्रमोट किया जाए वर्ल्ड बैंक के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 13th क्वेश्चन है, हु गेव द आइडिया ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी। मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार किसने दिया? रॉबर्ट कॉक्स ने, महबूब उल हक ने या जोसेफ फ्रांकल ने या फिर बान की मून ने? अब ये सवाल तो थोड़ा सा आसान है, आंसर क्या होगा? A, B, C, D में से रॉबर्ट कॉक्स हैं या फिर महबूब उल हक हैं या जोसेफ फ्रांकल हैं या बान की मून है। मानवीय सुरक्षा की संकल्पना, देखिए तो सही आंसर है ऑप्शन बी, महबूब उल हक। पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट, पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं ये, और इन्होंने ही मानवीय सुरक्षा की संकल्पना का विचार दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 14th क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी ईयर्स आर मेंबर्स ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल इलेक्टेड। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद के सदस्य कितने वर्षों में निर्वाचित होते हैं? A, 2 ईयर्स में, B, 3 ईयर्स में या C, 4 ईयर्स में या D, 5 ईयर्स में? अब सामाजिक और आर्थिक परिषद पर मैंने बहुत क्वेश्चंस कराए हैं, तो आप जब क्वेश्चन लगाते हैं तो ऐसा नहीं है सिर्फ आपको आंसर दिया जाता है, आपको एक्सप्लेनेशन भी दिया जाता है। अगर आप उसे भी ध्यान से सुनते होंगे तब आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर सकते हैं। अच्छे से क्वेश्चन लगाया करिए, वीडियो को पॉज किया करिए, आंसर लिखा करिए, लास्ट में मिलाया करिए कि कितने आंसर्स आपके करेक्ट हैं। इससे आपकी एग्ज़ाम के लिए एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस देखिए आपके सिलेबस ओरिएंटेड ही हैं, तो आपके लिए तो बहुत अच्छा है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, क्योंकि एग्ज़ाम आपका पास भी है, कभी भी हो भी सकता है। तो उस समय आपको लगाना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की। अब बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपने सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल यूएन की है तो अगर आपने पढ़ा होगा तब आप इसका आंसर बहुत आसानी से कुछ सेकंड में ही कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए सही आंसर है ऑप्शन बी, 3 ईयर्स
के लिए इलेक्ट किए जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र का ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, 6 ऑर्गन यूएन के हैं, तो उसमें से ये यूएन की इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल भी है। और यूएन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसियां हैं जैसे कि ILO है, FAO है, यूनेस्को है, तो इनको डायरेक्ट भी यही करती है। सोशल और इकोनॉमिक काउंसिल उनको डायरेक्शन प्रोवाइड करती है और इसमें 54 मेंबर्स हैं। करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 15th क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की आधिकारिक भाषा क्या है? इंग्लिश रशियन, इंग्लिश फ्रेंच, या इंग्लिश जर्मन, या इंग्लिश इटालियन? यहाँ पे रशियन कर लीजिए इसको। आप बताइए कि ICJ की आधिकारिक भाषा क्या है? यूएन की तो आपको आती होगी आसानी से। अब यहाँ पर ये ICJ का पूछ रहा है कि क्या है, इंग्लिश या रशियन है, या फिर इंग्लिश फ्रेंच का है, या फिर इंग्लिश जर्मन है, या इंग्लिश इटालियन है। देखिए, तो सही आंसर है ऑप्शन बी, इंग्लिश एंड फ्रेंच। ये दोनों ही ICJ की आधिकारिक भाषा हैं। ICJ जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का, संयुक्त राष्ट्र का, और इसकी स्थापना जो है 1945 में हुई थी, पर इसने अपना वर्क करना स्टार्ट 1946 से किया था, और हेग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ये भी आपको पता होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इसका आंसर क्या हो गया? इंग्लिश और फ्रेंच। देखिए 16th क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है? MTCR वॉज फाउंडेड इन 1985। MTCR की स्थापना 1985 में हुई, एक स्टेटमेंट है। और दूसरा है, इट्स फाउंडिंग कंट्रीज आर कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इटली एंड अमेरिका। इसके संस्थापक देश कनाडा, फ्रांस, भारत, इटली और अमेरिका हैं। अब बताइए कि केवल 1 सही है, या फिर केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है, या दोनों ही स्टेटमेंट सही है, या फिर एक भी स्टेटमेंट सही नहीं है। MTCR से आप क्या समझते हैं? MTCR का फुल फॉर्म है मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम, मिसाइल तकनीकी नियंत्रण व्यवस्था हिंदी में। अब आप बताइए कि इसकी स्थापना 1985 में हुई थी या नहीं हुई थी, या इसके फाउंडिंग कंट्रीज ये थी कि नहीं थी। एक ही स्टेटमेंट करके आप देखा करिए। सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, फिर सेकंड देखिए, और फिर आप अपने कंक्लूजन पर आ जाएंगे। देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट देखते हैं। MTCR वॉज फाउंडेड इन 1985। क्या ये सही है मिसाइल तकनीक नियंत्रण व्यवस्था के बारे में कि इसकी स्थापना 85 में हुई थी 1900? देखिए गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। इसकी स्थापना 1987 में 1987 में हुई थी। अब सेकंड क्या कह रहा है कि इसके फाउंडिंग कंट्रीज कनाडा, फ्रांस, इंडिया, इटली और अमेरिका है। ये भी गलत है। कनाडा, फ्रांस, इटली, अमेरिका, यहाँ तक तो बिल्कुल सही था, पर ये इंडिया, ये गलत है। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं था, पर इंडिया बाद में इसका मेंबर बना, पर संस्थापक देश में भारत नहीं आएगा। ये संधि का उद्देश्य क्या था? इस ट्रीटी का उद्देश्य क्या था? क्यों ये लाया गई थी, ये व्यवस्था क्यों लाई गई थी? इसका मेन एम था कि जो मिसाइल हैं या मिसाइल टेक्नोलॉजी हैं उनको रोकना, जो वेपन्स मास डिस्ट्रक्शन के लिए बनाए जा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स किए जा रहे हैं, उन पर नियंत्रण लगाना, ये MTCR का काम था। तो अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल इज द जनरल असेंबली एम्पावर्ड टू अमेंड द चार्टर? किस अनुच्छेद के अनुसार महासभा को चार्टर में संशोधन करने की शक्ति प्रदान की गई है? ए आर्टिकल 106, बी आर्टिकल 107, सी
आर्टिकल 108 या डी आर्टिकल 109। यानी कि जनरल असेंबली चार्टर को अमेंड कर सकती है, ये तो आपको यहाँ से पता चल गया। अब आपसे यहाँ पर आर्टिकल पूछ रहा है कि कौन से आर्टिकल के अंतर्गत ये कर सकती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 106 है, 107 है, 108 या 109, किस अनुच्छेद के अनुसार? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, आर्टिकल 108 के अंदर ये बात है कि जो यूएन की जनरल असेंबली है वो जो चार्टर है यूएन का उसको अमेंड कर सकती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 18th क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यूएनडीपी वॉज फाउंडेड इन विच ईयर? यूएनडीपी की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1960 में, बी 1962 में, सी 1963 में या डी 1965 में। 60 है, 62 है, 63 है और 65 है। आपसे पूछ रहा है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना कब हुई थी? 4 ईयर दिए गए हैं, आप बताइए कि सही आंसर क्या होगा। ए बी सी डी में से यूएनडीपी की स्थापना कब हुई थी? और बहुत आसान क्वेश्चन है, एस्टैब्लिशमेंट से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ रहे हैं। फिर चाहे आप लास्ट ईयर के जून ले लीजिए, दिसंबर ले लीजिए, ईयर ही बस स्थापना का ईयर ही आ जाता है। कभी कभी आ जाता है यूएन की स्थापना कब हुई थी एग्जैक्टली, डब्ल्यूटीओ, गैट, तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आपको इनके एस्टैब्लिशमेंट का ईयर तो पता होना ही चाहिए एटलीस्ट। मेन एम तो दूसरी प्रायोरिटी है कि वो ईयर अगर आपके एग्जाम में आ गया, या मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में भी आ सकता है। इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन है और सब एग्जाम में आ गए और ईयर आ गया, तब भी आपके अगर आसपास है कोई 1944 है, 1945 है, 1948 है और इस तरह मैच करने के लिए आ जाएगा तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छे से उनका स्थापना का वर्ष भी पढ़िए, इससे आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और रिवीजन, देखिए रिवीजन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जितने ज़्यादा आप रिवीजन अपनी नोट्स का करेंगे, जो नोट्स आपने बनाई है, दूसरे की नोट्स नहीं, अपनी बनाई हुई नोट्स को ही आप बार बार पढ़िए। बहुत सारी बुक पढ़ने का कोई मीनिंग नहीं है, आप अपनी बनाई हुई नोट्स को पढ़िए, तब आपका एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से क्रैक होगा और 100% होगा। अगर आपने नोट्स खुद बनाई है और एक अच्छी सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स आपकी तैयार है एग्जाम के लिए, तो बस आप उसका ही रिवीजन करिए और फिर बस क्वेश्चंस लगाइए। सबसे मेन रोल इसमें क्वेश्चंस का होता है एग्जाम में। जितने ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी एग्जाम के लिए तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब यूएनडीपी जिसने पढ़ा होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट कर सकता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 1965 में, 1965 में यूएनडीपी की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका काम क्या है? यूएनडीपी का काम है ग्लोबल डेवलपमेंट को इनकरेज करना, पॉवर्टी को रिड्यूस करना, गरीबी को कम करना है और जो वैश्विक स्तर पर डेवलपमेंट है, विकास है, उसको बढ़ावा देना है। ये काम यूएनडीपी का है। करेक्ट, आपको इसका आंसर मिल गया। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा। अपना स्कोर जो आपने गेट किया कि अभी कितने क्वेश्चंस करेक्ट थे उससे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। सेल्फ एनालिसिस के लिए भी ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करिए। और अगर आपको कोई डाउट है तब भी आप कमेंट में ज़रूर उसे मेंशन करिए और पूछिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और इस वीडियो को अपने उन सारे फ्रेंड्स शेयर करिएगा जो यूजी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थियरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो जा करके चैनल की प्लेलिस्ट में आप सारे क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट करिए। सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, बहुत रेलेवेंट हैं। आप ज़रूर सारे क्वेश्चन को लगाइए और अपना स्कोर कमेंट में मेंशन करिए और अपनी तैयारी बहुत अच्छी करिए एग्ज़ाम के लिए। और बगल में आपके बेल आइकन दिया होगा, आप उसे प्रेस कर लेंगे तो जिससे आपको
लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। अब जिसका एग्ज़ाम इस अटेम्प्ट में है ठीक है, अगर जिसका 6 मंथ बाद अगर वो अटेम्प्ट देने जा रहा है तो वो बुक का वीडियो मैंने बनाया है कि कौन कौन सी बुक अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एग्ज़ाम पास हो सकता है। तो वो अगर नहीं देखा हो तो जा करके आप चैनल की प्लेलिस्ट में बुक वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, और होप है कि वो आपकी हेल्प ज़रूर करेगा आपकी प्रिपरेशन में। थैंक यू।